दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 46 नंबर का लेक्चर है। ओवरऑल देखा जाए तो 376वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल 12,280 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत रफ्तार में सीरीज चल रही है और इतना सवाल आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ा है। हम तो सीक्वेंस में एक एक चीजें पढ़ा रहे हैं। आपके मन होता है ना, आपके मन में बातें आती हैं कि सर सीक्वेंस से कोई पढ़ाने वाला मिलता तो हम पूरा विषय पढ़ डालते हैं। तो दोस्तों अब तक 5 बड़े विषय पढ़ा दिए गए, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय आपको 330 लेक्चर में पढ़ाए गए थे और 331 नंबर से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट आप कर रहे हैं, एक बार आप इस क्लास को देखिए, इसकी क्वालिटी समझ में आए तो पीछे के वीडियोज आप जरूर देखिएगा। जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, वो चर्चा कर रहे थे भारत की मिट्टी के बारे में। हमने बहुत कुछ पढ़ा और अब आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे मृदा अपर्दन, कि किस तरह से मिट्टी के ऊपर जो परत अपर्दन होता है या अपर्दन होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं ये, और कैसे उस अपर्दन से उपाय पाया जा सकता है, यानी मृदा संरक्षण कैसे किया जाए, उससे संबंधित भी बहुत सारे सवालों को देखेंगे। ठीक है, एक बात याद रखेगा, स्टडी 91 के जो कोर्स थे वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो जल्दी से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सारे पेड कोर्स आपको यहीं कराए जा रहे हैं और बहुत कम प्राइस पर दोस्तों कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अगर अब भी न ज्वाइन कर पाए तो फिर आपका कुछ भी, मतलब मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो करें ज्वाइन, आपको फायदा आपको ही मिलेगा। एक बार आप क्वालिटी देखिए ना, हर बैच में कुछ डेमो क्लास दिया गया, आप वहां जाके पहले डेमो देखिए, अच्छा लगे। अच्छा एक डेमो दोस्तों आप जरूर देखिएगा, मैं बार बार आपसे कहता था ना कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करिए। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो क्लास दोस्तों फ्री में रखा है, तो आप चाहें तो इस हिस्ट्री के बैच को ज्वाइन करके एक बार देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि धरातलीय दशा तथा जलवायु के अलावा अगर ये 2 फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो मृदा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक दोस्तों कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए मृदा को प्रभावित करने वाला कारक कोई एक नहीं है। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं तो हम 2 चीजें बोल देते हैं, एक तो कहते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, दूसरा कर देते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों शॉर्टकट होता है किसी बात को कहने का। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो बहुत चीजें, जैसे दोस्तों एक कारण पशुचारण है। ठीक है, पशुचारण जानते हैं ना, जो पशुओं को चराया जाता है, इसके वजह से भी दोस्तों मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, दूसरा याद रखेगा अत्यधिक वर्षा, जब कहीं पर दोस्तों किसी कारणवश बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उससे भी मृदा अपर्दन होता है। तीसरा याद रखेगा मरुस्थलीकरण दोस्तों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो इससे भी मृदा अपर्दन होता है। चौथा लिखिएगा दोस्तों नगरीकरण बढ़ रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे हर जगह वनों को काटा जा रहा है तो नगरीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा दोस्तों वनों को काटना। ठीक है, जो वन दोस्तों काटे जा रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से भी दोस्तों वनों के जो जंगलों के जो पेड़ होते हैं उनके जड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब पेड़ ही काट देंगे तो बताइए कि कैसे ना हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों जल भराव, कहीं पर दोस्तों किसी कारण से अगर जल भराव हो गया है तो उस जल भराव के कारण भी दोस्तों मृदा अपर्दन होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण यहां पर हैं, जिनमें से मैं अभी कुछ ही कारणों के ऊपर हमने बातचीत किया। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा मृदा अपर्दन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऐसे तो हम दोस्तों मृदा अपर्दन कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, कभी कोई मृदा अपर्दन कहता है, कोई मृदा क्षरण कहता है, कोई दोस्तों ऐसे अलग अलग लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो वैसे दोस्तों आप मृदा क्षरण कहिए। ठीक है, मृदा क्षरण कहिए चाहे मृदा अपर्दन कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये मृदा क्षरण या मृदा अपर्दन में सर होता क्या है, एक लाइन की बात याद रखिएगा, मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी मिट्टी खत्म हो जाएगी, उसका ऊपर का लेयर हट जाता है। और ऊपर का लेयर ऐसा नहीं कि आप फूंक के हटा दोगे। ठीक है, काफी मोटी लेयर होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्षरण हो जाता है वायु के कारण, जल के कारण और बहुत सारे कारण मैंने यहां बताया है उनकी वजह से। और उसकी वजह से होता क्या है, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, फिर मिट्टी बंजर हो जाएगी। ठीक है, वो धरती बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। करा जब जल या वायु, बहुत ध्यान से पढ़ेगा
करा जब जल या वायु मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या फिर उड़ा, मिट्टी अगर देखिए जल होगा तो बहाकर ले जाएगी, वायु होगा तो उड़ाकर ले जाएगी, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को तो हमने कहा कि ऊपर का परत हट जाता है, इसलिए इसे हमने कह दिया परत अपर्दन। क्या कह दिया दोस्तों, परत अपर्दन। क्यों, ऐसा नहीं कि पूरी मिट्टी गायब हो जाती, मिट्टी का ऊपर का परत हट जाता है और उसके हटने की वजह से दोस्तों मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, फिर वो मिट्टी बंजर हो जाएगी, अब उसमें कृषि कार्य नहीं हो सकता। बस इतना सा आप याद रखें, ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा उर्वरता हानि। उर्वरता हानि मतलब समझ गए ना, मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाना। उर्वरता हानि का तात्पर्य क्या दोस्तों, याद रखिएगा, मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होने को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी के समाप्त होने को क्या कहा जाता है, मृदी उर्वरता ह्रास कहा जाता है, उर्वरता हानि कहा जाता है। करा उर्वरता हानि की दृष्टि से किस प्रकार का अपर्दन दोस्तों ज्यादा हानिकारक है, तो सबसे खतरनाक अपर्दन किसे माना गया है, परत अपर्दन को। ठीक है, परत अपर्दन दोस्तों सबसे, और ऊपर के परत में ही तो दोस्तों उर्वरता होती है। ठीक है, अगर परत अपर्दन हो जाए तो अब उस मिट्टी में दोस्तों उर्वरता रह नहीं जाएगी, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। सवाल को घुमा फिरा के केवल प्रेजेंट किया जा रहा है, ज्यादा कठिन है नहीं। आगे दे रहा है कि जब तीव्र गति से बहता हुआ जल, और मैंने पीछे दोस्तों एक कारण बताया था कि जल भराव की वजह से भी परत अपर्दन होता है या अत्यधिक वर्षा से भी होता है। जब ज्यादा बारिश होगा धरती पर दोस्तों तो पहले बूंद अपर्दन होगा, बड़ी बड़ी बूंदें जब धरती में गिरेंगी तो मिट्टी के परत को काटती हैं। ठीक है, तो पहले बूंद अपर्दन होगा, फिर क्रमशः दोस्तों परत अपर्दन होता है। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। यहां वही बात लिख रहा है कि जब तीव्र गति से, तेज गति से बहता हुआ जल मिट्टी को काटकर गहरी नालियों व गड्ढों का निर्माण कर देता है, तब इसे क्या कहते हैं, तब जब नाली बन जाए ना तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे कहते हैं अवनलिका अपर्दन। क्या कहते हैं, अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन कहते हैं। और आप सभी तो जानते हैं, चंबल नदी की घाटी वाले क्षेत्र में चले जाइए दोस्तों, वहां उस नदी के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में अवनलिका अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अभी सवाल भी आगे आपको मिल रहा है, सुनिए ध्यान से। करा भारत में आप मालवा के पठार चले जाइए। ठीक है, अच्छा, मालवा की गंगा दोस्तों किसे कहते हैं, मैं बार बार आपको पढ़ाया हूं, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को। किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। ये उज्जैन से होकर बहती है। महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर का नाम सुना होगा, जहां शिव का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो याद रखेगा वो यहीं स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर। करा मालवा का पठार किस नदी का बहाव क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है दोस्तों, तो यहां याद रखेगा चंबल नदी। ठीक है, यहीं से दोस्तों चंबल नदी बहती है। ठीक है, और ये दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, मालवा के पठार से होकर बहती है। अगर हम बात करें दोस्तों इस नदी के उद्गम की, तो याद रखेगा यह नदी का उद्गम है महू से। ठीक है, महू दोस्तों कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थित है महू। महू वही स्थान है दोस्तों जहां भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहीं पे दोस्तों जनापाव पहाड़ी है। कौन सा, जनापाव पहाड़ी है। ठीक है, उसी जनापाव पहाड़ी से दोस्तों ये नदी निकलती, चंबल नदी, और कोटा होते हुए दोस्तों आगे बढ़ती है और जाके यमुना में मिलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो चंबल है याद रखेंगे किसकी सहायक है, तो दोस्तों यमुना की सहायक है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। मैं चंबल की बात कर रहा हूं, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि मृदा अपर्दन के प्रकारों में सबसे मूल या सबसे मुख्य प्रकार दोस्तों कौन सा है। ठीक है, मृदा अपर्दन के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें सबसे मुख्य कौन सा, मैंने बताया तो परत अपर्दन, क्योंकि परत अपर्दन की वजह से मृदा का सबसे ज्यादा ह्रास होता है, मिट्टी के उपजाऊपन समाप्त हो जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो परत अपर्दन ही है। ठीक है, तो परत, अच्छा अब देखिए यहां पे दो ऑप्शन लिखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपके परत अपर्दन दे दे, और मान लीजिए एक दूसरा प्रश्न मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि आपने पढ़ा मुख्य कारण दोस्तों क्या होता है, या तो जल की वजह से या वायु की वजह से। तो जल और हवा में किसकी वजह से ज्यादा अपर्दन होगा, आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर जल की वजह से, अक्सर बारिश होती रहती है, तीव्र वर्षा तो होती रहती है, जल भराव भी हो जाता है, तो जल की वजह से, वायु की अपेक्षा जल की वजह से अपर्दन ज्यादा हो सकता है। तो हो सकता है परीक्षा में जलीय अपर्दन भी दे दे। क्या दे दे दोस्तों, जलीय अपर्दन भी दे दे। ठीक है, तो ये दोनों को मैं मेन पे ही रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर एक दो कर दूंगा तो आपको लगेगा कम ज्यादा है। ठीक है, जबकि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो इन दोनों बात से वाकिफ रहिएगा। ठीक है, और रही बात की कितने तरह का होता है, तो बहुत सारा होता है, स्लैश होता है, सीट होता है, रिले होता है, मैं भी सब आके बताऊंगा, बूंद होता है। ठीक है, धारा अपर्दन सबसे बड़ा, सबसे विकराल रूप होता है धारा अपर्दन, बताऊंगा अभी। उसको सिस्टमेटिक ढंग से याद करेंगे तो बहुत आसान भाषा में याद हो जाएगा। ठीक है, सब फार्मूला दूंगा अभी आपको।
करा किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वायु अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है सर, जलीय अपर्दन तो समझ गए कि तीव्र जल प्रवाहित होगा और नदियों से ही जल प्रवाहित होना, और कहां से होना। ठीक है, वैसा तो नहीं कि धरती फोड़कर जगह जगह से पानी निकलेगा। तो सिस्टम कहां आता है दोस्तों कि जब तेज वर्षा होगी उससे, या तो अगर नदियों का जल कहीं बांध बांध से छोड़ा जाएगा तो उससे दोस्तों ये प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो ये वायु अपर्दन की बात हो रही है, हवा तो चल ही सकती है कहीं भी। ठीक है, तो वायु अपर्दन कहां देखने को मिलता है? तो खास करके पश्चिमी उत्तर, खास करके मथुरा आगरा वाला जो बेल्ट है, जालौन वाला स्थान, ठीक है, ये वहां देखने को मिलता है। और यदि उस तरह का भी ऑप्शन लोकेशन वाइज दे सकता है, या हो सकता है आपसे पूछ दे कि किस तरह के क्षेत्र में, तो बताएगा ऐसे क्षेत्र जहां पर शुष्क या अर्ध शुष्क हवाएं चलती हूं। क्या दोस्तों? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होता है दोस्तों, क्योंकि यहीं पे दोस्तों हवाएं चलेंगी तेज। क्यों हवाएं चलेंगी? अरे भाई शुष्क मतलब जहां हवा में नमी नहीं है, यानी तापमान ज्यादा है तो हवाएं तेज चलेंगी। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों हवाएं तेज चलती हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन जहां पर ऐसी हवाएं चलती वहीं पर दोस्तों इस तरह का अपर्दन ज्यादा होता है। खास करके राजस्थान में चले जाएंगे तो ऐसे धूल भरी आंधी वहां चलती है, क्योंकि वहां क्षेत्र कैसा दोस्तों? शुष्क या अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। इसी कारण करा किन प्रमुख राज्यों की कृषिगत भूमि मतलब जहां पर खेती होती है का एक बड़ा हिस्सा जल जमाव की समस्या से दोस्तों प्रभावित है। जल जमाव दोस्तों सबसे ज्यादा कहां होता है? तो याद रखेगा जहां पर हिमालय का तराई क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, वहीं पे जल जमाव की समस्या मिलती है। और इसमें कई सारे राज्य आते हैं, जैसे इसमें पंजाब का नाम आता है, जैसे इसमें उत्तर, देखिए हिमालय से बहुत सारी नदियां उत्तर प्रदेश में आती है, तो उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है, पंजाब का नाम आता है और हरियाणा का नाम आता है। ठीक है, हरियाणा का, ये 3 राज्य आप याद रखेगा जहां पे जल भराव की समस्या देखी जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं? जैसे मान लीजिए परीक्षा में एक सवाल आया कि देश में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में? सबसे ज्यादा बंजर भूमि दोस्तों कहां पर है? अगर ये पूछा गया तो क्या बताएंगे? नंबर 1 पर बताइएगा राजस्थान। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां है? राजस्थान में है। दूसरे नंबर पे बंजर भूमि कहां है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पे बंजर भूमि कहां है दोस्तों? तो बताइएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बंजर भूमियों का क्रम है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि बांध बनाना, ठीक है, नदियों के ऊपर बांध बनाना या फिर वृक्षारोपण करना। ठीक है, वृक्षारोपण करना, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना व कृषि प्रणाली में परिवर्तन किस कार्य में सहायता देते हैं? देखिए बांध बना दिया तो पानी आगे जाएगा नहीं, तो उसमें मृदा अपर्दन नहीं होगा। अगर वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए तो पेड़ पौधे के जो जड़ होंगे वो मिट्टियों को ऐसे बांध के रखेंगे, बांध के पकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो भी मृदा अपर्दन नहीं होगा। अगर पशुचारण, पशु जो चराई करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, छोटे छोटे पौधे को पनपने नहीं देते हैं, बड़ा होता पौधा तो क्या करता है? मिट्टी को बांध के रखता है, पनपने नहीं दे रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है। तो पशु चारण पर अगर रोक लगाया जाए तो उससे भी मृदा अपर्दन में सहायता मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे क्या होगा दोस्तों? किस कार्य में सहायक है? ये मृदा संरक्षण में। ठीक है, मृदा संरक्षण में सहायक, इनके माध्यम से क्या होता है? मृदा संरक्षण होती है। मृदा अपर्दन नहीं, मृदा संरक्षण में सहायक है। अपर्दन तो अपर्दन को बढ़ाना हो गया, इन कार्यों से अपर्दन घटता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा वैज्ञानिक सस्यावर्तन किस कार्य का एक महत्वपूर्ण ज्ञान या उपाय है? देखिए वैज्ञानिक सस्यावर्तन क्या होता है ये समझिए। ठीक है, वैज्ञानिक सस्यावर्तन का एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है वो समझिए, इसका उद्देश्य है दोस्तों वैज्ञानिक सस्यावर्तन कि कैसे हम एक ही मौसम में एक क्षेत्र में एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति दोस्तों अधिक होनी चाहिए। तो कैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, मेन फोकस दोस्तों इनका उसी पे होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पे आप कह सकते हैं कि ये हमेशा मृदा संरक्षण पे काम करते हैं, या फिर मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के ऊपर दोस्तों ये कार्य करते हैं। याद रखेंगे, तो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो ऐसे समझेंगे तो मृदा संरक्षण से ही संबंधित है। ठीक है, संरक्षण में तो ये सब आ जाएगा कि कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, उसीलिए दोस्तों वैज्ञानिक सस्यावर्तन चलता है, ये आप याद। और सस्यावर्तन के तहत होता क्या दोस्तों? तो एक ही मौसम में एक जगह पर एक से अधिक फसलों की खेती करना, यह क्या कहलाता है? वैज्ञानिक सस्यावर्तन कहलाता है। करा फसल चक्र अपनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, ये किस कार्य के लिए कारगर उपाय है दोस्तों? तो ये मृदा संरक्षण के कारगर उपाय है। ठीक है, किसके उपाय हैं दोस्तों? ये मृदा संरक्षण के कारगर उपाय हैं। देखिए फसल चक्र मतलब हर बार एक ही चीज को मत बोइए अपने खेत में, ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जल्दी समाप्त हो जाएगी। जैसे आप हैं, कोई आपको बैठा दे दिन भर पढ़ो,
खत्म हो जाओगे। अरे इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, शांति भी जरूरी, पिक्चर गाना सब जरूरी, दोस्तों से मिलिए, किताबी कीड़ा मत बनिए, ठीक है, कि दिन भर उसी को देखते रहिए, हैक हो जाएगा दिमाग, कुछ नहीं जान पाओगे। घर पे लगेगा सब 30 मार्क खाओ, एग्जाम देने जाओगे सब गलत करके आओगे। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स दीजिए, ठीक है। उसी तरह ये भी है, फसल चक्र अपनाइए। क्यों दोस्तों, एक ही चीज बार बार मत बोइए, उससे मिट्टी जल्दी खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, फसलों को चेंज कीजिए, उसी को कहते हैं फसल चक्र अपनाना। और सीढ़ीदार खेत बनाना, सीढ़ीदार खेत बनेगा तो पानी ढरक के नीचे चला जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए आपके खेत में गड्ढा हो गया तो पानी जाके जुड़ जाएगा, मृदा अपरदन। जल भराव को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो वही काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से मृदा संरक्षण हो सकता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना, आ ही रही होगी, अब सामने तो है नहीं इसलिए मैं समझा ही सकता हूं बेहतर ढंग से। कह किस प्रकार के खादों का अधिक प्रयोग मृदा संरक्षण में दोस्तों सहायक है। देखिए कह रहा है सहायता, तो रासायनिक खादों का प्रयोग करो ये तो ठीक नहीं है, और कीटनाशकों का प्रयोग करो ये भी ठीक नहीं है। तो कैसे खाद प्रयोग करेंगे, गोबर के खाद प्रयोग कीजिए, जैविक खाद प्रयोग कीजिए, क्या समझिए। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, हो सकता है जैविक खाद ऑप्शन दे दे, हो सकता है दोस्तों गोबर खाद दे देना, गोबर खाद, ठीक है। तो जो जैविक खाद या गोबर खाद है इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बढ़िया होता है, जैविक खेती के लिए भी अच्छा है, और हमें आपको इसी तरह के खादों का प्रयोग करना चाहिए। भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन प्रमुख प्रकार है। कह रहा है भारत में, अभी आपने वायु द्वारा मृदा अपरदन पढ़ा, पीछे आपने क्या पढ़ा, वायु के द्वारा मृदा अपरदन, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है ये कहाँ होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। जहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क हवाएं चलती हैं, अर्ध शुष्क हवाएं चलती, वहां पर इस तरह का ज्यादा अपरदन देखने को मिलता है, खास करके राजस्थान का नाम हमने पढ़ा। उसी तरह से कह रहा है जल द्वारा मृदा अपरदन दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलता है, सॉरी, जल द्वारा मृदा अपरदन का प्रमुख प्रकार कौन सा, इसमें लाइन से मैं आपको 5-6 प्रकार देता हूं। देखिए अगर कहीं जल द्वारा अपरदन हो रहा तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत परत अपरदन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं, एक एक करके लिखेगा, परत अपरदन। क्या होता है, परत अपरदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीट अपरदन, ठीक है। दूसरा होता है नालिका अपरदन। क्या होता है दोस्तों, नालिका अपरदन, ठीक है, अपरदन, ठीक है। पहला होता परत अपरदन, दूसरा होता नालिका अपरदन, और तीसरा होता अवनालिका अपरदन, ठीक है, अवनालिका अपरदन, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और एक और अभी आगे बताऊंगा जिसमें सबसे पहले होता बूंद अपरदन, पहले पानी की बूंदे गिरती, थोड़ा गड्ढा, फिर परत अपरदन, थोड़ा और बड़ा गड्ढा, फिर नलिका, फिर और बड़ा गड्ढा, फिर अवनलिका और बड़ा, और फिर लास्ट में धारा अपरदन आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फ्री वाली क्लास चल रही, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे दूं। ये पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है, और इसको मैंने इसी तरह से डिजाइन किया कि आप चाहे कहीं भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर ये चैप्टर से सवाल बनेगा तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगा, पेपर उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब कभी किताब खोलेंगे ना, तो लगेगा कि सब पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, आपको अपनापन लगेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, जैसे मैं कहता हूं वैसे सोचिए, फॉलो कीजिए, 2-4-10 लेक्चर देखिए, ना समझ में आए मत देखिएगा। मैं तो यहाँ बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ दोस्तों, आप एक बार समय दीजिए, ठीक है। सुबह के 9 बजे क्लास चलती है, पीछे का प्लेलिस्ट आप खोल के चेक कर सकते हैं। 375 से अधिक लेक्चर दोस्तों हमारे यहाँ कंप्लीट हो रहा है। 12,000 से अधिक सवाल, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे 12,000 सवालों पर दोस्तों अब तक हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और 5 बड़े विषय दोस्तों मैं पढ़ा के समाप्त कर चुका हूँ, ये वही 5 विषय हैं। रही बात हिंदी की, कभी आपको लगे कि नहीं नितिन सर तो हिंदी के लिए जाने जाते हैं, तो हिंदी की क्लास अगर आपको लेनी है तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है। कितने बजे, रात को 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सुबह के 9 बजे जीएस वाली क्लास है, तो इसमें भी आपका स्वागत है। पढ़ के देखिए तब समझ में आएगा, मेरे कहने से नहीं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा चंबल नदी, हमने 20 बार पढ़ा, चंबल नदी वही महू से निकलती है, महू मध्य प्रदेश में, जाना पाओ की पहाड़ी है, क्या नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। और यमुना की सहायक नदी। कह रहा चंबल नदी के बीहड़ प्रमुख जिले कौन से हैं, ठीक है। जहां पे चंबल नदी का एक बीहड़ फैला हुआ है, वो बीहड़ किस किस जिले में फैला हुआ है, उस जिले का नाम बताइए। तो आइए नोट करते हैं। पहले लिखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा, आगरा जिला है।
और कौन सा जिला दोस्तों? सबसे नहीं, मतलब आपको 1 2 3 बता दे रहा हूं, आगरा, इटावा और जालौन। ठीक है, आगरा, इटावा और जालौन का नाम याद रखेगा। जो बीहड़ से प्रभावित जिले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन, ठीक है, से प्रभावित जिला। दोस्तों वैसे सबसे ज्यादा वायु अपरदन कहां देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। क्यों? राजस्थान में जो शुष्क और अर्ध शुष्क हवा चलती है उसके कारण, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क हवाओं के कारण। लेकिन यहां तो सवाल अलग है, यहां तो सवाल कर रहा है कि नहीं हमको उत्तर प्रदेश में जानना है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन कहां होता है, हमको ये जानना है। तो उत्तर प्रदेश में जानना है तो फिर से आपको लेके आऊंगा मथुरा में। कहां लेके आऊंगा? आगरा, मथुरा और इटावा में लेके आऊंगा। कहां लेके आऊंगा दोस्तों? पहले लिखिएगा आगरा, आगरा, दूसरे नंबर पर लिखिएगा मथुरा और तीसरे नंबर पर लिखिएगा इटावा। सब आसपास ही है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको वायु अपरदन देखने को मिलता है, ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से प्रभावित ये जिले हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। करा चंबल और यमुना नदियों के कछार में विस्तृत बीहड़ जो है दोस्तों, ये किस लिए कुख्यात है? विख्यात नहीं दोस्तों, कुख्यात है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों डाकू वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये डाकुओं के छिपने का स्थान है, ठीक है। डाकुओं के छिपने का स्थान, या मैं कहूं डाकू कहिए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इलीगल वर्क करता है उसके लिए बड़ा रहने का अच्छा खासा डेरा है। क्योंकि जो नलिकाएं बनी हुई ना, उस गाड़ी तो जाएगी नहीं, ड्रोन भी नहीं जाएगा, प्लेन हेलीकॉप्टर सब फेल है, खो जाओगे वहां, ठीक। इतना भयानक बीहड़ है कि खो जाओगे। तो इनके लिए और अच्छा हो जाता, आपने मूवी देखा होगा, ठीक है। और बहुत सारे डाकुओं का नाम भी सुना होगा जो इस बीहड़ में रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कि मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम क्या है? देखिए अब दे दिया, बहुत बढ़िया सवाल दिया। कह रहा जो मृदा अपरदन होता है ये पूरा एक प्रोसेस में होता है, ऐसा नहीं कि रातों रात मिट्टी उड़ के चली गई। तो इसका एक सिस्टम होता है, उसका क्रम आप बता दीजिए एक एक दो दो करके, तो वो देख देते, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला होता है बूंद अपरदन। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है बूंद अपरदन, जिसे हम कहते हैं छींटा घात। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं छींटा घात। दूसरा होता है परत अपरदन। क्या होता है दोस्तों? परत अपरदन, जिसे हम कहते हैं सीट अपरदन। क्या कहते हैं? सीट अपरदन। एक तीसरा याद रखिएगा, रिले अपरदन। ये भी आपको मिलेगा, ये सीट के बाद होता है, परत के बाद एक अपरदन होता है, इसे हम रिले अपरदन कहते हैं। और चौथे नंबर पर लिखेगा अवनलिका अपरदन। क्या लिखेगा? अवनलिका। हम इसी रिले की जगह नलिका पढ़ लेते हैं, ठीक है। और नलिका अपरदन। और पांचवें पे लिखेगा धारा प्रवाह। क्या लिखेगा? धारा, तेज धाराएं जब बहती हैं। ये एक सिस्टम है दोस्तों, पहले बूंद, फिर और बड़ा बड़ा होते हुए यहां तक जाएगा धारा तक, ठीक है। तो ये दोस्तों मृदा अपरदन का क्रम है, इसको आप ध्यान में रखिए। करा मृदा संरक्षण के संबंध में, मृदा संरक्षण करना आपको, करा उसके संबंध में भारत में प्रचलित प्रमुख पद्धतियां दोस्तों कौन कौन सी, किस पद्धति से आप मृदा मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं ये बताइए, ठीक है। तो कई सारी पद्धतियां भारत में, जैसे एक पद्धति है संख्यावर्तन। क्या नाम दोस्तों? संख्यावर्तन पद्धति, ठीक है। एक पद्धति अच्छा, अभी आप जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे मृदा अपरदन में आपने एक मानवीय कारण पढ़ा, एक प्राकृतिक कारण पढ़ा, उसी तरह से ये जो मैं संख्यावर्तन बता रहा हूं दोस्तों, ये संख्यावर्तन के तहत दोस्तों क्या किया जाता है, इसे वनीकरण वगैरह किया जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा वन लगाया जाएगा, ठीक है, और जितना ज्यादा फसल चक्रों को सुधारा जाएगा, उतना जल्दी दोस्तों मृदा संरक्षित होगी, आप याद रखेंगे। इसी तरह से जलीय अपरदन से बचने के लिए वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों? वेदिकाओं का निर्माण। यह भी दोस्तों एक प्रमुख पद्धति के रूप में जाना जाता है, वेदिकाओं का निर्माण, इसको पढ़िए। और तीसरे नंबर पे याद रखेगा वायु अपरदन से बचने के लिए वायु रोध, ठीक है, यानी हवा को अवरोध बनाना, उसको रोकना, क्योंकि जब तक रोकेंगे नहीं ये चलता रहेगा। और कैसे हवा रुकेगी? पेड़ पौधे लगाइए ना, एक क्रम में ऐसे लाइन से पेड़ लगा दिए, चलता हवा रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब सिस्टम होता था जो अब कम फॉलो होता है, कहां कोई इतना ध्यान देता है। हर आदमी तो शहर बनाने में लगा है कि भैया शहर खड़ा कर दें, नगरीकरण कर दें, ठीक है। तो नगरीकरण करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, उन्मूलन चल रहा है उनका, ठीक है। कर कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि अपरदन बहुत तेजी से होता है, ठीक है। कौन सा पौधा लगा दीजिए? अब आपको यूकेलिप्टस याद आ रहा है। अरे यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, समझो वो अलग चीज है। जो आपको याद आया ना यूकेलिप्टस, मैं उसके बारे में बता दूं आपको। यूकेलिप्टस जो याद आया, इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? ये दोस्तों जल
जल सोखता है। क्या करता है? जल सोखता है, ठीक है। और जल सोखने की वजह से दोस्तों इसे ऐसा कहा जाता है, पूरा जल चूस जाता है तो अगल बगल का क्षेत्र बंजर हो जाता है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ मृदा अपरदन की बात हो रही है। और याद रखेगा, यहाँ उत्तर याद रखेगा सोरघम। किसका? सोरघम। या फिर ज्वार वगैरह का नाम सुना ना? सो ज्वार तो बड़ा बढ़िया है, तो गाय के लिए बड़ा फायदेमंद है। हाँ फायदेमंद है, लेकिन जमीनिया के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ज्वार, सोरघम ये ऐसे हैं दोस्तों जो मृदा अपरदन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अलग से याद रखिएगा। और तेजी से मृदा अपरदन होता है। करा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों क्षेत्र कौन है? सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे हम तो एक ही दो पढ़ रहे हैं अभी आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको चंबल प्लस यमुना की सहायक नदियों का क्षेत्र, ठीक है। सहायक नदियों का क्षेत्र जो है दोस्तों हम केवल यही जानते हैं। अगर आप मृदा अपरदन किसी से पूछेंगे तो लोग आपको यही बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा नहीं बताएंगे। मैं आपको कुछ अलग ऑप्शन देता हूं, याद करिए जरा। जैसे कभी आपको पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद दे दे, क्या दे दे? पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद। गिरिपाद मैंने समझते हैं ना, उसके पैर का स्थान। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो भी पश्चिमी हिमालय का, पूरब साइड मत जाएगा, पश्चिमी हिमालय का, तो वहां भी दोस्तों मिल जाएगा। या कभी दोस्तों आप छोटा नागपुर पठार साइड चले जाइए। कहां पर? छोटा नागपुर पठार साइड चले जाइए, वहां पर भी दोस्तों आपको मृदा अपरदन देखने को मिल जाएगा। या कभी कभी दोस्तों मालवा के पठार में देखिए, ठीक है। मालवा का जो पठार है दोस्तों यहाँ, अब मालवा के पठार में स्पेशली ताप्ती से साबरमती घाटी तक। कहां तक? ताप्ती से साबरमती नदी के बीच में जब आप देखेंगे तब दोस्तों इस तरह का मिल जाएगा। या फिर 5वें नंबर लिखिए महाराष्ट्र का रेगुड़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। महाराष्ट्र का रेगुड़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी का क्षेत्र जो दोस्तों यहाँ भी जो है इस तरह के मृदा अपरदन देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली आप चंबल तो और नालिका अपरदन के कारण दोस्तों एक कुख्यात हो गई है, वरना ये सब भी ऐसे जगह हैं जहां पूरे भारत में ऐसे मुख्य जगह हैं जहां पर दोस्तों मृदा अपरदन देखने को मिलता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा माइक जो है बार बार गिर जा रहा है, लगता है कि चेंज करना पड़ेगा कुछ व्यवस्था। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए। आवाज देखिए सही आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? करा फसल चक्र क्यों आवश्यक है? देखिए फसल चक्र मतलब क्या होता है दोस्तों? फसलों की एक साइकिल बन जाती है कि कब दोस्तों कौन सी फसल बोनी। हर बार आपको एक ही फसल नहीं बोनी, हर बार क्या करना? चेंज कर देना। और ऐसा क्यों होता है? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या जरूरी दोस्तों? बढ़ाने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र मतलब बदल कर फसल लगाना, ठीक है। फसल हमेशा घिसे पिटे नियमों को नहीं चलना, हमेशा चेंज करके दोस्तों फसल लगाना चाहिए। यही क्या है? फसल चक्र है। करा कौन सी फसलें भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं? तो जितनी फसलें दलहन वाली हैं, ठीक है, दलहनी वाली, ठीक है, वो दोस्तों उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजनीकरण के लिए दोस्तों जानी जाती हैं। ये आप याद रखें, ठीक है। तो आप यहां कर सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण लिखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसलें, ठीक है, वाली फसलें, ठीक है। और इसमें कौन सी फसलें आती दोस्तों? तो जितने भी प्रकार की दलहनी है, ठीक है, दलहनी फसल, ठीक है, दलहनी फसल। अब जैसे दोस्तों इसमें दाल आता है, जैसे अरहर की दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की दाल है, चना दाल हो गया, ठीक है। तो जितने मटर हो गया, ये सब जितने भी दलहनी फसल है, ये सब की सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती हैं और ये उर्वरा शक्ति दोस्तों बढ़ाती भी है। करा मरुस्थलीय की समस्या के अध्ययन के लिए किस संस्थान की दोस्तों स्थापना किया गया था? तो जोधपुर में एक संस्थान बना था जिसका नाम है काजरी। क्या नाम है दोस्तों? CAZRI, काजरी बोलते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? काजरी। और काजरी का दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है जोधपुर में। कहां पर मुख्यालय है? इसका मुख्यालय जोधपुर में। ये मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए दोस्तों एक अनुसंधान संस्थान बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। करा किस राज्य में मृदा अपरदन और अवक्रमण से प्रभावित क्षेत्र क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा है। तो हमने पढ़ा तो पीछे कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन यानी सबसे ज्यादा बंजर भूमि दोस्तों कहां पड़ा था? ये तो मृदा अपरदन है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान
राजस्थान में है, तो ये आप याद रखेंगे, वही सवाल आपसे पूछ रहा घुमा करके। करा उत्तरी उत्तर प्रदेश चले जाइए, सहारनपुर साइड में, उत्तर साइड में चले जाइए, जितना भी उत्तर जो नेपाल से टच है वही तो उत्तरी है। करा उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? वहां पे जो वनाच्छादित भूमि है या दलदली भूमि है उसे हम हिमालय के तराई क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना उत्तर में जाएंगे आप हिमालय पहुंच जाएंगे। आप जाइए महाराजगंज, जाइए गोरखपुर से आगे बढ़िए, महाराजगंज जाएगा, हिमालय दिख जाएगा, ठीक है। तो हिमालय आ जाएगा तो आप तराई क्षेत्र में आ गए। तो दलदली भूमि क्या कहलाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। वनाच्छादित, वहां वन भी खूब ज्यादा है। करा तराई मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है, जिस कारण यह किन फसलों के उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? जहां पानी होगा वहां धान की खेती होगी। बताइए, धान, मक्का, गेहूं कुछ भी बो दीजिए, ठीक है। और गेहूं मक्का तो दोस्तों भारत में ये उत्तर प्रदेश में चलता है, ठीक है। तो धान, गेहूं, मक्का, इनमें से जो इच्छा वो बोइए, ठीक है। सबसे ज्यादा तो धान के लिए है। एक मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, हो सकता ना भी सुना हो, कंकाली मिट्टी। कंकाली, कंकड़ वाली नहीं, ये कंकाली मिट्टी लिखा हुआ। क्या लिखा? कंकाली मिट्टी। ये कहां पाया जाता है? तो स्पेशली इसके दो स्थान है। एक तो बिंद बलुआ पत्थर जो है दोस्तों, बलुआ पत्थर उसका जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर एक कंकाली मिट्टी पाई जाती है। या फिर जाना पड़ेगा आपको जम्मू कश्मीर, और वहां अलग हो गया लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख की जो सैल चट्टाने हैं, सैल, ठीक है, सैलों के उत्तर दिशा में दोस्तों जब आएंगे, ठीक है, उत्तर में, तो वहां पर दोस्तों एक कंकाली मिट्टी का क्षेत्र आपको दिखेगा, मिलेगा। तो एक कंकाली मिट्टी के लिए दोस्तों स्पेशली याद रखेगा, ठीक है। अरे जो एकदम पहाड़ के ऊपर नहीं होता, एकदम पूरा कंकड़ पत्थर से भरा हुआ, उसे कहते हैं। करा कंकाली मिट्टी के परतों, गलत लिखा है, कंकाली मिट्टी के परतों की मोटाई दोस्तों कितनी होती? कंकाली परतें जो होती कितनी मोटी होती दोस्तों? तो सेंटीमीटर में क्या बताएं, ठीक है। जो एक आंकड़ा है दोस्तों है लगभग 7 से 15 सेंटीमीटर, जितना बड़ा आपके पास स्केल होता है वही, ठीक है। लेकिन कंकाली मिट्टी में उर्वरकता बहुत कम होती है। कंकाली मिट्टी जो दोस्तों उसमें उर्वरकता बहुत कम होती है। और जब उर्वरकता कम होगा तो क्या उत्पादन बहुत ज्यादा थोड़ा होगा? उत्पादन भी कम होगा। भाई जितना ज्यादा उर्वरकता शक्ति मिट्टी में होगी उतना बढ़िया उत्पादन होगा। जब उर्वरकता ही कम है तो उत्पादन भी कम होगा। तो कंकाली मिट्टी बहुत ठीक नहीं, बस खाली जानकारी के लिए मैंने बताया, ठीक है। चाहूंगा दोस्तों मैं कि आप स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बहुत कम प्राइस में हम बैच लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए हम बैच बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और नई नई क्लासेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप एक मौका भर दीजिए, एक बार मॉडर्न। अच्छा, इस समय मैं डेमो क्लास में फ्री किया हूँ। हर एक बैच में दोस्तों एक एक दो वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो डेमो के तौर पर फ्री में दिए गए हैं। कई बार होता है ना, बच्चों का क्वेरी आ रहा था, सर एक दो वीडियो देखने को मिल जाता तो भरोसा हो जाता, ऐसे हम खुद दिख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्होंने कहा सर एक दो वीडियो दिखवा दीजिए खाली, ठीक है। तो देख लीजिए, एक दो वीडियो अगर देखने से आपको राहत मिल जाए, चैन मिल जाए, तो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक दो वीडियो फ्री में है तो यार फायदा लो ना, क्या दिक्कत है। हम आपसे बार बार कहते हैं मेरे कहने पे मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, तो एक काम करो, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर फ्री मैंने किया वो तो कम से कम देख लो, समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।